अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू बाखबर एपिसोड 12। ये 12वां एपिसोड है एंड इस दफा मैंने गलती नहीं की होपफुली, और एंड फैज इज ऑलवेज देयर टू करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। पिछले एपिसोड में, एपिसोड जो 11 था, उसमें हमने बात की तिजारत की, ट्रेड की, एंड वी केप्ट दैट एपिसोड सिंपल। 25 मिनट तकरीबन का एपिसोड है। उसमें सिंपल हमने रिकैप या जो फाउंडेशनल नॉलेज देने की कोशिश की लोगों को, वो ये थी कि लोगों की बेसिक्स बेहतर हो जाए तिजारत के बारे में, कि तिजारत क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपोर्ट्स आर नॉट द विलन और नॉट द बैड गाय दैट एवरीबॉडी थिंक्स दे आर, क्या आइटम्स हम इंपोर्ट करते हैं, क्या आइटम्स हम एक्सपोर्ट करते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम जिनके साथ तिजारत करते हैं वो कौन से ममालिक हैं। क्योंकि हमारी कॉन्वर्जेशंस जो हो रही होती हैं चाय पर, वो टेढ़ी मेढ़ी आय माए शाय कुछ भी हम लोग बोल देते हैं कि हम इसको ये बेचते हैं, इसको ये बेचते हैं, तुमने ये देखा है। तो इसकी फाउंडेशनल नॉलेज करेक्ट करना बहुत जरूरी है बिफोर वी मूव फॉरवर्ड टू मोर एजुकेटेड कॉन्वर्सेशन अराउंड द मोर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ ट्रेड। अच्छा, हमने जो डिस्कस किया था लास्ट टाइम, वी गेव रेफरेंस टू रिपोर्ट बाय द वर्ल्ड बैंक व्हिच वाज के पाकिस्तान में जो पोटेंशियल है इज $88 बिलियन की एक्सपोर्ट्स की पोटेंशियल है, और हम शायद कोई $22 बिलियन पे अभी बैठे हैं। तो 66 बिलियन का तकरीबन मिसिंग एक्सपोर्ट्स है, मतलब दिस इज द नंबर दैट वी आर मिसिंग आउट ऑन। एंड अगर हम वो कैप्चर कर लें तो वी कैन ब्रिंग अबाउट 8,93,000 जॉब्स, $1.72 बिलियन in टैक्सेस। तो ये हमने कुछ मेंशन की थी, कुछ स्टेटिस्टिक्स व्हिच मेक्स दिस वेरी इंटरेस्टिंग कि यार पाकिस्तान में जब इतना पोटेंशियल है तो वो जा कहाँ रहा है, कहाँ, वेयर आर द लीकेजेस। And one of the co-authors of that report is a person called Gonzalo Varela. Usko he writes very frequently on Pakistan's trade, actually, not generally the economy. You should follow him on Twitter. मतलब हमें थोड़ी सी comedians और celebrities के अलावा भी लोगों को follow करना चाहिए, so that you can have that kind of good content which you can use in your conversations and your analysis. So what I want Faiz to do was start us off with कि ये स्टेटिस्टिक तो हमें मिल गया, इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स शायद हमें नहीं मिली हो, लेकिन स्टेटिस्टिक हमें मिल गया कि $88 बिलियन का है पोटेंशियल, $22 बिलियन पे खड़े। तो पाकिस्तान को बुनियादी तौर पर क्या करने की जरूरत है, किस ग्रोथ पे जाने की जरूरत है, so that we capture this full potential? Thanks, Anil. Again, like you mentioned, इतनी सारी डिटेल्स नहीं है हमारे पास अभी कि ये 88 बिलियन और 61 बिलियन बेसिकली मिसिंग एक्सपोर्ट्स जो हैं उसका ब्रेकअप एग्जैक्टली क्या है। बट इफ यू डू अ बिट ऑफ मैथ यू विल फिगर आउट कि मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें कोई 57 बिलियन मिसिंग एक्सपोर्ट्स हैं और एग्रीकल्चर में 4 बिलियन मिसिंग एक्सपोर्ट्स हैं। ये कोई लगभग ब्रेकअप है। Within manufacturing, the biggest chunk is machinery and electronics, कोई 20 बिलियन के करीब वो है, and the small agriculture stuff is all the vegetable food stuff that we've spoke about last time. So basically, Pakistan can become the next manufacturing powerhouse according to the World Bank report. उसमें we should obviously take these numbers with a pinch of salt कि हमें exact मतलब this is potential, उसको actually execute करने में थोड़ा मसला होता है। In terms of countries, अगर आप देख लें, what's interesting about the report इसके within China बहुत एक्स्ट्रा पोटेंशियल है अभी जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर सकता है। हमने लास्ट टाइम मेंशन किया था कि हमारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट माइट नॉट बी द बेस्ट विद चाइना और वो अभी रीनेगोशिएट हुई है। सो लेट्स सी कि उसके फ्रूट्स कब हम एंजॉय कर सकते हैं और एक्सेस चाइना को एक्सपोर्ट कब करना शुरू करेंगे। या सो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स 13 बिलियन कोई चाइना के साथ और एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यूएस के साथ who's our largest export partner right now. You could do 5.5-ish billion more exports. India के साथ भी कोई 12 बिलियन एक्सपोर्ट हैं जो कर सकते हैं, but you know with our regional tensions in general वो इतना likely मुझे नहीं लगता। लेकिन if we do start trading with India and we start put our geopolitical issues aside, उधर कोई 12 बिलियन की पोटेंशियल है। So you see, अपने existing base US चाइना में भी आप expand कर सकते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग में जाके एक्सपैंड कर सकते हैं, और आप इफ यू स्टार्ट लुकिंग एट अदर कंट्रीज लाइक इंडिया यू कैन एक्सपैंड ओवर देयर एज वेल। इट्स आल्सो इंटरेस्टिंग दैट सेंट्रल एशिया इज आल्सो वेरी हाई पोटेंशियल। इन्होंने वर्ल्ड बैंक ने रैंकिंग की थी ऑफ हाई पोटेंशियल कंट्रीज एंड इट वाज इंटरेस्टिंग टू सी के उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान जैसे कंट्रीज जो हैं सेंट्रल एशिया में देयर इज हाई पोटेंशियल ओवर देयर एज वेल। एक जो आखिरी बात मैं करूंगा वो ये है कि $88 बिलियन साउंड्स लाइक अ रियली हाई नंबर के 4 गुना अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा दें, लेकिन ये करके भी
पाकिस्तान जो है एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो जो होता है, जिसकी हम थोड़े हफ्तों से बातें कर रहे हैं, हमारा कोई 10% से कम ही है जो भी रेशियो, you will still end up being 40-50% of GDP of exports, which puts you in the middle of countries in general, rather than आप कोई एकदम से तीर मार दिया होगा, अपने छते फाड़ दिए, ऐसा कुछ नहीं होगा. ये अचीव करने के लिए भी you will need to grow जिस पेस पे वियतनाम ग्रो किया है फॉर 10 years और सो, या फिर बांग्लादेश की अगर पेस पे ग्रो करेंगे कोई 13 साल तक आपको ग्रो करना पड़ेगा. सो पॉसिबल है, इतना कोई इवेंचुअल नंबर जो है वो इतना कोई हाई है भी नहीं, तो इट्स जस्ट लॉन्ग वे टू गो फॉर पाकिस्तान, एंड लेट्स सी हाउ पाकिस्तान कैन एक्चुअली एक्सप्लॉइट इट्स फुल एक्सपोर्ट पोटेंशियल. That's those figures are very surprising. कि 10 साल तक उस पेस से ग्रो करना पड़ेगा, 13 साल तक उस पेस से ग्रो करना है. ऐसा तो नहीं है कि 2023 तक, there's no political angle to this number, but 2023 तक ये नंबर कोई निकल आएगा कि आप 88 बिलियन पे एकदम फॉर पहुंच जाएंगे. बट द इंटरेस्टिंग थिंग है कि वो जो इंडिया वाली डिस्कशन है कि $12 बिलियन का एक्सपोर्ट करना होगा इंडिया से, तो पॉसिबली बिकॉज इट्स अ कंट्री दैट्स क्लोज बाय, तो इट्स वन ऑफ द थिंग्स दैट इज प्रॉब्ली सजेस्टेड. It's interesting to think about, because if government actually did think about this in March, April, when it wanted to import, India and China always have a border dispute. They're always at the brink of skirmishes. They continue to trade. I think America and China also continue to trade. So that's even if it's a difference in ideology, even if it's a difference in geopolitics, countries still continue to do that. So that's an interesting thing for governments and future governments to think about. अच्छा, एक जो चीज आपने डिस्कस की थी लास्ट टाइम फैज वाज बिकॉज यू स्पोक अबाउट के इकोनॉमिक कैटेगरीज क्या हैं ट्रेड की एंड सेक्टर्स क्या हैं ट्रेड के. तो एक चीज जो सामने आई थी वो ये आई थी कि हम चंद ही कुछ प्रोडक्ट्स में बच गए हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और चंद का मतलब है एक, और उसके साथ एक दो और गरीबी में, ठीक है. सो द व्हाट इज दिस प्रॉब्लम ऑफ अस only sticking to a couple of lines of export, and also because of in terms of product variety भी हम लोग constantly नीचे जाए जा रहे हैं. So export तो बढ़ रही हैं, लेकिन चीजें और कम shrink होती जा रही हैं. So what is this if we would call it anti-diversification bias that exists in Pakistan? बहुत ही मुश्किल अल्फाज यूज किए आपने, anti-diversification bias. But yeah, essentially that's what it means, कि हमारी जो अभी current policies जो है ना, वो encourage करती हैं कि आप existing established products को और export करो. So textile for example is the one product that you were talking about, जो हमारी कोई 60% हमारी exports textile में होती हैं, और उसी को ज़्यादातर push किया जाता है. अगर आप अखबारों में भी देखें या फिर ट्विटर पे भी देख रहे हो, तो like anytime textile exports increase, it's not that Pakistan doesn't have a comparative advantage as well. हमारी vertically integrated firms हैं, we have a certain expertise in it, तो हाँ इसको push करना चाहिए. लेकिन और भी products को, जैसे आपने देखा machine and electronics की कोई अगर $20 बिलियन की exports हो सकती है, why not push that as well? तो थोड़ा सा है इसमें कि product mix इतना enhance करने का वो नहीं है, and that's the policy जो मैं specifically बात कर रहा हूँ. It's called DLTL, which is drawback of local duties and taxes. तो अगर आप levies and taxes अगर आप वो देखें, तो उसमें है कि basically आप जब import करते हैं ना raw material, तो कुछ exporters को allow करते हैं कि आप duty जो है drawback कर लेगा, आप duty 4%, 6% आपको duty वापस मिल जाएगी अगर आप इसी चीज को export कर देंगे. Right, that's the basic mechanism of promoting trade in Pakistan. और उसमें आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो the policy is favoring a lot of textile products. Within textile, existing textile, which is like cotton based products, synthetic imports में भी थोड़ा सा मसला है, उसमें कोई 7% अभी ड्यूटी लगती है, and I think you can draw back maybe 4% something duty on that. तो synthetic fibers जो हमने last time बात की थी कि man-made fibers पाकिस्तान में इतने ज़्यादा, our exports are not made up of man-made fibers that much, उसमें ड्यूटी में इनको थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा. The duty is also applicable to only vertically integrated firms, which is a bit like thinking आप सिर्फ बड़े प्लेयर्स को आप फेवर कर रहे हो. अगर छोटी प्लेयर कोई आना चाहे और सिर्फ पूरी अगर वैल्यू चेन है, अगर आप कॉटन से शुरू करते हैं, उसमें फिर स्पिनिंग होती है, वीविंग होती है, स्टिचिंग होती है, एटसेट्रा, उसमें अगर छोटा प्लेयर एक पार्ट प्ले कर रहा हो उस पूरी वैल्यू चेन में, उसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, which is something that they need to do. बांग्लादेश में भी ऐसे ही हुआ था कि बांग्लादेश तो कॉटन प्रोड्यूस ही नहीं करता, राइट, they it just imports cotton
और फिर या फिर synthetic fibers, and then they export the ready-made garments accordingly. तो इसमें basically थोड़ा सा bias है कि आप existing products को focus कर रहे हैं, उनको आप benefit सारे दे रहे हैं और बाकी products पे इतना focus नहीं कर रहे, enhance नहीं कर पा रहे. आपने जैसे बोला product varieties actually कम हो रही हैं थोड़ी सी पाकिस्तान में. That is why you see for the last maybe 20 years or so, अगर हम breakup दिखाएं export mix का, you will see textile, rice and leather, the three top exports in Pakistan, leather products, they make up 70% of your exports, and this number has been pretty constant, actually a slight increase in the last few years. इन्हीं तीन products को हम बेचते हैं, तो इसमें से थोड़ा हमें export variety अपनी बढ़ानी पड़ेगी in order to fully exploit the potential that we have. Understood. अच्छा, moving forward, हमने ये episode number 12 तो है, लेकिन we did a special episode on the budget. Please go ahead and watch that so that you get an overall understanding of the budget. लेकिन budget से जो लोगों को expectations थी, जो understanding थी, वो ये थी कि किन-किन sectors पे, किन-किन चीजों पे उसका वो असरअंदाज होगा, what effect will it have. So what recent improvements did we see in the budget with respect to trade? क्या हम देख सकते हैं कि imports और exports और exporters और importers पर फर्क आएगा? हाँ, तो हमने remember both of us said कि हम tax accountant नहीं है और हम ये we don't know the details of these taxes. Overall high level अगर मैं जवाब दूँ, so machinery and electronics आप देखेंगे उसमें काफी सारे चीजों पे custom duty exempt हो गई है, reduce हो गई है, right? What that means is they're trying to encourage machinery and electronics जो high potential एक sector है, कि उसमें आप washing machines बनाए, refrigerators बनाए, air conditioners बनाए और ये आप export करें. तो उनके parts import करने पे आपको duty free maybe in some cases allow हो जाएगा और फिर आप उसको export कर सकेंगे, which makes the business plan a lot more sound. तो ये होना शुरू हो गया है बजट में, which is a good improvement. लेकिन दूसरे एंड पे अगर हम geographically देखें, तो एक और additional duty drawback होती है 2% की कोई, अगर पाकिस्तान एक्सपोर्ट करे to South America, to Africa, to Pacific Islands. ये थोड़ी दूर दरार के इलाके, low potential इलाके हैं, right? आपको बजट में ऐसा, at least I didn't see anything that said if you export to Central Asia, Uzbekistan या Kazakhstan, उसमें आपको additional duty drawback कर सकते हैं, right? तो वो अभी भी product mix का तो issue है ही है, उसको थोड़ा बहुत improve करा उन्होंने ये सारी duties थोड़ी बहुत हटाकर, लेकिन geographically भी उनको थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा कि what are the regions that they want to focus on. China, US, India अगर मैं बोल सकता हूँ, Japan, which are the highest potential, उधर कोई additional duty drawback का mechanism नहीं है, Central Asia में भी कुछ नहीं है, और Pacific Islands जैसे regions में drawback दी हुई है उन्होंने कि आप अगर उधर export करेंगे तो आप 2% additional custom duty आप drawback कर सकते हैं. So थोड़ा बहुत इनको अभी भी सोचना पड़ेगा कि बजट के लिहाज से कि कहाँ कौन से countries को भी इनको target करना चाहिए. एक और चीज जो I think you saw a lot of in the budget, जो कि पहले से चलता हुआ आ रहा था, वो है customs में अब जो है पाकिस्तान single window act पास हो गया था. What that means is I think कोई 70 के करीब और around that departments होते हैं जो आपको typically deal करने पड़ते हैं when trying to export or import products from Pakistan. वो उन्होंने अब rationalize करके एक single window बना दी है जिसके थ्रू आप अपनी सारी actions लेंगे. कस्टम का अपना सिस्टम भी काफी अच्छा हो गया है, एंड ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग क्योंकि पाकिस्तान की पहले जो रैंकिंग थी ना लॉजिस्टिक्स इंडेक्स में, या अगेन वर्ल्ड बैंक का एक लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है, वो वी वर आई थिंक 122nd आउट ऑफ 160 समथिंग कंट्रीज. वियतनाम उस वक्त कोई 39th पे था. तो अगर हम वापस वियतनाम के साथ कंपैरिजन में जाएं, वियतनाम ने इसमें बहुत काम किया था कि अपने लॉजिस्टिक्स, एंड लॉजिस्टिक्स इंक्लूड्स एवरीथिंग फ्रॉम यही कस्टम क्लियरेंसेस जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, टू योर इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट कैसे हैं, आपकी ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, रोडें कैसी हैं, टू ओवरऑल इंस्टीट्यूशनल एफिशिएंसी. तो उसमें हमारी रैंकिंग बहुत कम थी. इसको इम्प्रूव करने के लिए अब ये कस्टम्स की इम्प्रूवमेंट्स आई हैं. तो अब आई थिंक प्रोसेसिंग टाइम फॉर बोथ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स डॉक्यूमेंटेशन जो है, इनका एम है कि 24 घंटे के अंदर करेंगे. पहले कुछ दिनों का होता था, लाइक 72 आवर्स या फिर आई थिंक इन सम केसेस 50-60 आवर्स की प्रोसेसिंग टाइम होता था, जो उससे ज्यादा ही होता था.
लेकिन अब इनका है 24 आवर्स में इनको रिजॉल्व करनी पड़ेगी डॉक्यूमेंटेशन. सो it's इस कस्टम्स की साइड पे भी थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट्स आई हैं अलॉन्ग विद बजट में जो टैक्स बेनिफिट दिए हैं आपने. लेकिन अभी भी आपको लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम करना है. होपफुली सीपेक हेल्प्स. सो अगर गवादर फॉर एग्जांपल हम सालों से सुनते आ रहे हैं, अगर पोर्ट उसका सही से बन गया, अगर ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब बन गया, ऑल ऑफ दिस शुड ideally help Pakistan improve its logistics performance index की रैंकिंग. लेकिन लास्ट पॉइंट मैं इसमें जो बोलूंगा वो ये है कि हमने लास्ट टाइम ये भी बात करी थी कि डेवलपिंग कंट्रीज की टैरिफ्स जो है टिपिकली हाई होते हैं. दे हैव बीन ब्रिंगिंग इट डाउन, बट ट्रेड ओपननेस जैसे कहते हैं ना कि आप कितनी ओपनली ट्रेड करने को तैयार है बाकी ममालिक के साथ, उसमें भी पाकिस्तान का रैंक जो है कोई 138 आउट ऑफ 141 कंट्रीज है. ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक कंपैरेटिव इंडेक्स कंपैरेटिवनेस इंडेक्स का होता है, तो उसमें लाइक 138 आउट ऑफ 141 इज क्वाइट बैड. और तभी आपको साथ में टैरिफ्स भी रैशनलाइज करने हैं. और बट लेट्स सी, इंप्रूवमेंट्स हो रही हैं. लेट्स सी हाउ फार दिस कैन टेक अस. So कस्टम क्लियरिंग पे काम हो रहा है, क्लियरेंस प्रोसेसेस की एफिशिएंसी पे को बढ़ाने पे काम हो रहा है, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो टाइम कंज्यूम होता है उसको हाफ करने की कोशिश कर रहे हैं. सो देयर इज एफर्ट देयर जो होपफुली शुड बी पेइंग ऑफ, बट ट्रेड ओपननेस स्टिल इज अ चैलेंज, and logistical difficulties, having the infrastructure logistics, that remains to be a challenge and a significant challenge at that. Understood. Which also brings me कि इन दोनों चीजों के बगैर अगली चीज भी पॉसिबल नहीं होगी, and that is कि increasingly in the past many years trade and investments are now being organized into something that is referred to as a global value chain or GVCs. जहाँ मेरा अंदाजा था, जो मेरी असेसमेंट है कि जहाँ हर चीज सिर्फ आपने नहीं बनाने का ठेका लिया होता फ्रॉम टॉप टू बॉटम. There is split, there is stages that are split between countries, which comes together as a chain. What opportunity is there for Pakistan to participate in global value chains, and what can we do to optimize this participation? Great. मतलब ये थोड़ा अब in the today's world थोड़ा और obvious हो जाना चाहिए. आप जो फोन यूज कर रहे हैं वो फोन कहाँ बना गया है, उसके पार्ट्स कहाँ पे बने गए हैं. All of this is something to think about कि आपकी consumption आजकल जो है across the world is very globalized. आपको जो हर चीज चाइना में नहीं बनती. फॉर एग्जांपल चाइना में कुछ पार्ट्स बनते होंगे, असेंबल कहीं और होते होंगे. आईफोन पे हिस्टोरिकली लिखा आता है designed in California or something like that. But most of these parts are being developed in countries like Taiwan, Vietnam, China. और ये पूरा ग्लोबलाइज्ड अब दुनिया बन रही है. सो ये ग्लोबल वैल्यू चेन्स बनती है. सो एक चीज जो है वो क्रॉसेस अ लॉट ऑफ बॉर्डर्स बिफोर कमिंग टू यू. और पाकिस्तान की इसमें पार्टिसिपेशन जो है नेट अगर आप अपने एक्सपोर्ट्स देखें तो 33% ऑफ आवर एक्सपोर्ट्स आर इन्वॉल्व्ड इन ग्लोबल वैल्यू चेन्स. ये सबसे पहला नंबर है पता होने के लिए, राइट. पहले ओवरऑल नंबर्स की बात करता हूँ, फिर ब्रेकअप की थोड़ी बहुत बात करता हूँ. Vietnam, on the other hand, is at 57%, right? So 33% Pakistan, 57% Vietnam. ये numbers और बढ़ चुके हैं. मैं थोड़े पुराने नंबर बता रहा हूँ, but the next breakup that I have was available for this time frame only. Turkey is at like 52%. ये numbers लगा देंगे. India is also at 40%. So you see comparable countries higher in global value chain participation. पाकिस्तान में कम हो रही है global value chain की participation. अब आप value chain में दो तरह participate कर सकते हैं, right? एक तो है कि मैं inputs provide कर रहा हूँ to other countries for them to export. ठीक है, मैं raw cotton provide कर रहा हूँ बांग्लादेश को कि बांग्लादेश उसको value add करके उसकी शर्टें आगे बेचे, right? That is backward participation. ठीक है, मैं रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ फॉर बांग्लादेश टू एक्सपोर्ट. उल्टा क्या हो सकता है, मैं इंडिया से या फिर चाइना से सिंथेटिक फाइबर इंपोर्ट करूं और फिर मैं एथलीजर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करूं. दैट वुड बी फॉरवर्ड पार्टिसिपेशन कि मैं रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट कर रहा हूं और एक्चुअल फिनिश गुड जो है एक्सपोर्ट कर रहा हूं. दैट इज बेसिकली हाउ यू कुड पार्टिसिपेट इन द ग्लोबल वैल्यू चेन. पाकिस्तान का स्प्लिट जो है बैकवर्ड पार्टिसिपेशन बहुत ही कम है, कोई 7-8 मे बी 9% के करीब है बैकवर्ड पार्टिसिपेशन, और ज्यादातर हम करते हैं फॉरवर्ड पार्टिसिपेशन.
ठीक है, आई थिंक मैंने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया है in terms of that. Forward participation would be you are providing the raw material to the other country, and backward participation is you would be receiving um, raw materials. But anyway, the point is पाकिस्तान के लिए जो है अपना फॉरवर्ड पार्टिसिपेशन और बढ़ानी पड़ेगी, which means let's take in जो मैंने एग्जांपल दिया आपको कि चाइना से हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट करें और उसमें वैल्यू ऐड करके वापस एक्सपोर्ट करें, that is a better more sustainable way of exporting for Pakistan. इसी तरह आप ग्लोबल वैल्यू चेन पार्टिसिपेशन भी अपनी इंप्रूव कर सकते हैं down the line when you become a key player in the value chain of an international company, for example. That is a sustainable way of growing your exports. अब इशू क्या होता है, पाकिस्तान की ज्यादातर ट्रेड एग्रीमेंट्स जो है अपार्ट फ्रॉम मे बी चाइना और व्हाट्स कॉल्ड आर्म्स लेंथ एग्रीमेंट्स कि मैं आपसे लूंगा इफ यू हैव द बेस्ट प्राइस, ठीक है. सो वो प्राइस कंपटीशन उसमें ज्यादा होता है. कोई लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग हमारी इतनी ज्यादा कंट्रीज के साथ नहीं है कि हम जाके बोले नो मैटर व्हाट वी एट व्हाटएवर प्राइस वी सेल यू विल टेक इट, राइट. अगर फॉर एग्जांपल वियतनाम जो सैमसंग की फॉर एग्जांपल 40% मोबाइल फोन्स बनाता है wants to compete on price, it can wants to increase price a little bit, it can do that because Samsung का इतना बड़ा stake है वियतनाम में, right. Pakistan is unable to do that because it mostly has arm's length agreements and no real long term sustainable trade partnerships. अब चाइना के साथ शुरू हुई है, let's see how that partnership evolves, but overall I think पाकिस्तान को global value chains में और पार्टिसिपेट करना है और बैकवर्ड पार्टिसिपेशन करनी है, so that it can become the supplier of more finished goods. बाकी GVCs में पार्टिसिपेट करने के लिए भी there's many things that we have to do to optimize participation कि जैसे I think education, vocational training के अंदर जो investment है that has to see a significant increase. We have to resolve outstanding जो energy issues हैं जो आज तक plague कर रहे हैं इस मुल्क को. Taxation है, ICT, innovation friendly policies हैं. I think without those things, participation in these GVCs cannot be optimized. बहुत अच्छी example दिया आपने end में, which was Vietnam कि 40% जो है उसके स्मार्टफोन जो है सैमसंग बनाता है. सैमसंग ने तकरीबन $17 बिलियन अभी तक वियतनाम में इन्वेस्ट किए, विच इज अ सिग्निफिकेंट, मतलब छोटा कोई नंबर नहीं है 17 बिलियन, और ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है शायद अब ज्यादा भी होगा. इसकी वजह से जो वियतनाम की एक्सपोर्ट्स हैं और स्मार्टफोन्स एंड कंपोनेंट्स, व्हाई आई एम स्पीकिंग अबाउट दिस इज बिकॉज अब आगे सारी बात आ गई थी ट्रेड की, बट नाउ यू हैव टू आल्सो लुक एट समथिंग वेरी क्लोजली रिलेटेड एंड समथिंग दैट कैन प्रोबब्ली गो हैंड इन हैंड, व्हिच इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स और FDIs. वियतनाम में $17 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की सैमसंग ने. वियतनाम की अभी जो एक्सपोर्ट खड़ी हुई है स्मार्टफोन्स और कंपोनेंट्स की वो अब ओवर $50 बिलियन है. स्मार्टफोन एंड कंपोनेंट्स ओनली, पाकिस्तान इन कंपैरिजन की टोटल एक्सपोर्ट शायद $22 बिलियन है. Vietnam is not only doing that, Vietnam is also building a state-of-the-art research and development R&D facility, building in Vietnam. Samsung is building it in Vietnam. That's $220 million. So this is an example of an FDI that is working also to increase exports for a country. Something that's a fantastic example that Faiz gave, and something that we are missing. So why is Pakistan missing some of these key crucial FDIs, which could also help our trade and exports? Great question, and I don't think there is a straight answer to this because हमारी कोई consistent FDI policy नहीं हुई है, right? You need, अब अगर इंडिया का देखें एग्जांपल, ड्यूरिंग कोविड उन्होंने क्या उन्होंने FDI के टर्म्स में छतें पाड़ी हैं, राइट? लाइक they took out their last year's budget, they had target areas ये हैं, उसके अगेंस्ट टारगेट कंट्रीज बने उनके, अच्छा इधर से हमें FDI चाहिए है. उनके गवर्नमेंट ने started promoting all the right things, but executed a clear plan that they had developed. हमारे यहाँ वो clear plan नहीं है. अगर आप अपने FDI का ब्रेकअप देखना शुरू करें, first thing you will see is इतनी fluctuation होती है. कुछ साल $2.5 बिलियन आ रहा होगा, कुछ साल $1.5 बिलियन आ रहा होगा. Like FDI, net FDI की मैं बात कर रहा हूँ, net foreign direct investment. इसका मतलब you take all the long-term investments that come into the country और जो बाहर जा रही हैं, उनका जो अगर आप डिफरेंस लेंगे, so net FDI तो पाकिस्तान में पॉजिटिव होता है, लेकिन इट्स नॉट पॉजिटिव इनफ.
So I think last year we had some in 2020 I think 2.5 billion के करीब आपकी FDI हुई थी. But you will see sector wise जो है ना इतने ज्यादा वेरिएशन होती है. कभी कभार एक न्यूज आ गई तो मैन्युफैक्चरिंग में एकदम से FDI ज्यादा आ जाएगी. मोस्ट ईयर्स आपको ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में बहुत सारे पैसे दिखेंगे कि आपको लगता है कि हर दूसरे दिन इधर ऑयल वेल्स निकल रही होंगी. पावर सेक्टर में जब पूरा IPP एग्रीमेंट्स हमने जैसे बात की थी तो उसमें जो फॉरेन IPPs चाइना से आई थी, कोल में आई थी, थर्मल में भी आई थी काफी सारी, वो सारी कभी दिखनी शुरू हो जाएंगी. पर एक क्लियर पाथ होता है ना कि पाकिस्तान वांट्स टू बी द नेक्स्ट लीडर इन, आपने ICT सर्विसेज की बात करी, मे बी दैट, ठीक है. इंडिया में जैसे आपने रिलायंस जियो के देखा कि कितने $20 बिलियन तो आई थिंक ऐसे ही आ गए थे उनको एक कंपनी के पास. पाकिस्तान ने टोटल कंट्री में $2.5 बिलियन की FDI आ रही है. So just to have a clear policy, that's the first ask I would say कि आप कंट्रीज के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेवलप करें, ट्रेड रिलेशनशिप डेवलप करें, इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप डेवलप करें, एंड टॉक अबाउट non-tariff barriers as well. We don't have to get into details, लेकिन non-tariff measures होते हैं NTMs, उसमें भी आप थोड़ा सा करें कि सिर्फ टैरिफ ही कम नहीं करें, एक कंट्री को इंकरेज करने के लिए और आप क्या क्या कर सकते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट भी है, वो आपके साथ ट्रेड भी करें, and just become more business friendly overall. Ease of doing business की हमने पहले बात कर चुकी है. There is terrific work being done in improving that ranking, लेकिन on the ground अभी तक इतनी realization नहीं है of that goal कि हमें ease of doing business improve करना है. So ये मेरे हिसाब से एक clear policy पहले बनाएं कि हर कंट्री के साथ क्या हमारी रिलेशनशिप होगी in terms of that, और फिर जब उसको attract भी करें, make sure it is the right kind of FDI. राइट. और ये हमने आई थिंक पहले भी बात कर चुकी है कि पाकिस्तान में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है टिपिकली वो आई है मार्केट सीकिंग इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है, मार्केट सीकिंग इन्वेस्टमेंट का मतलब लाइक आई मेंशन्ड अर्लियर कि बिकॉज पाकिस्तान इज अ लार्ज मार्केट, एन इन्वेस्टर वांट्स टू सर्व दैट डोमेस्टिक मार्केट, वो इस कंट्री में पैसा डाल रहे हैं. सही है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन हो गई, ठीक है, फूड एंड बेवरेज में जो भी इन्वेस्टमेंट होती है पाकिस्तान में वो हो गई. But the telcos in general as well, if you see banks जो पाकिस्तान में है, so the Gulf GCC जो है उन्होंने काफी सारे हमारे बैंक्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है. अगर आप पूरा चार्ट लगाए ना, you will see 4 main sectors get a lot of FDI in Pakistan, और sporadically कोई clear इसमें आपको ट्रेंड नहीं दिखेगा. तो फूड एंड बेवरेज गेट्स अ लॉट ऑफ FDI, उसमें भी a large chunk is एंग्रो में जो फ्री स्टैंड कंपनियां ने पैसे डाले थे आई थिंक इन 2016-17, तो वो काफी बड़ा चंक है. इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपको दिखेगा थोड़ा बहुत आया है, डॉलर्स में जो इन्वेस्टमेंट आई थी. ऑयल एंड गैस विल टेक अ रियली लार्ज चंक, पावर, कोल, थर्मल विल टेक अ रियली लार्ज चंक, और फाइनेंशियल बिजनेसेस, ऑल द बैंक्स विल टेक अ सिग्निफिकेंट चंक. लेकिन आपको कम्युनिकेशन IT उसमें इतने सारे नहीं दिखेंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स इन जनरल, मशीनरी उसमें इतनी नहीं दिखेगी, एग्रीकल्चर इफ यू काउंट एग्रो then maybe you can count that as well, but agriculture में आपको efficiency seeking investment इतनी सारी चाहिए because your yields are below the regional peers by I think I would say like 50-60%, regional से भी थोड़ा ज़्यादा अगर आप देखना शुरू करें. But like 2/3 of your FDI is coming into only these 4 sectors that I just mentioned, which means आपकी productivity uplift नहीं इतनी ज़्यादा हो रही. What you would ideally want, which China has started to become, is a long-term partner that is truly invested in the country. ठीक है, जो बोले कि I will improve the lives of people in the country because in turn उनकी भी lives improve हो रही हैं, right? Trade is known to create a productivity enhancement across borders. तो because अगर China something export, so China अगर हर चीज कुछ चीजें relocate करते पाकिस्तान पे, right? Because of कि Pakistan can do them better, China's own resources can be allocated somewhere else, maybe a bit more efficiently. So trade basically allow करता है आपको कि आप allocation of resources जो है ना वो उसको और efficient कर सकते हैं. But all of that can only happen if you have the right policies in place as well. तो ये थोड़ा सा है about how Pakistan can use FDI, get long-term investment, create long-term trade relationships, and then grow their export base drastically. A fantastic way to possibly
conclude. तो just as a recap, हम कोशिश ये की थी कि पिछले एपिसोड में हम लोग बेसिक्स बता दें. Now we may get into the more detailed topics कि पाकिस्तान का जो missing exports का question है. So as a recap, what do we need to do, even though we don't have too much detail, कि वो missing exports जो 60 बिलियन, 50 बिलियन, 40 बिलियन जो भी वो फिगर आती है eventually, वो उसको अचीव करने के लिए how fast do we need to grow and what things do we need to change, and what are some of the changes that are happening. For example, budget में क्या changes आई थी, क्या efforts already ये government कर रही है, previous governments भी efforts कर रही होती थी. हमारा मसला क्या रहा है in terms of having this small narrow line of items for exports. ये क्यों हम 3-4 चीजों में ही फंसे हुए हैं और primarily एक बड़ी चीज में फंसे हुए हैं. And then we spoke about global value chains कि उसके अंदर participation क्या जो पाकिस्तान को पोटेंशियल रीप होगा वो क्या होगा और उसकी जो पार्टिसिपेशन उसको हम ऑप्टिमाइज किन चीजों से कर सकते हैं. And then we spoke about something that could be an episode on its own, but it's important to understand in the context of this episode, in the context of this topic, कि foreign direct investments जिसकी पाकिस्तान को मेरे हिसाब से, हम सबके हिसाब से मेरे ख्याल में शदीद जरूरत है कि there is investments in Pakistan which creates jobs. And especially ये जो term है that Faiz usually speaks about कि efficiency seeking investments हो, market seeking investments ना हो, उसकी जरूरत है. And there are instances in the world जिसमें आप इंडिया देख लें, वियतनाम देख लें, वियतनाम because it's slightly more closer in terms of size than India, but आप इन बांग्लादेश देख लें, इन सब countries को देख लें, they've moved forward because there is मतलब जो efficient seeking FDIs हैं, there are big names who've invested, their skill, the quality of life, the quality of labor, the skill of their labor has improved. There's been back and forth, and there has been efficiency in placing their labor and labor market mobility में भी. इसमें मैं बस एक चीज अगर ऐड करूं, तो ये ग्लोबल वैल्यू चेन्स की जैसे मैंने बात करी ना, तो इट फास्ट ट्रैक्स इंडस्ट्रियलाइजेशन. सो आप जब ये नाम ले रहे थे ऑफ वियतनाम, बांग्लादेश, right, the first thing that should come to your mind is कि इनकी manufacturing base कितनी fast grow हुई है because of their exports growing, because of the FDI that they got in. तो आपकी industrialization जो अभी de-industrialize हो रही है पाकिस्तान में, right, your manufacturing to GDP is actually reducing in value over the years. वो वापस ऊपर अपटेक करना शुरू हो जाएगी. सो हमने पहले जो बात करी थी कि मैन्युफैक्चरिंग का शेयर ज्यादा होना चाहिए, वो होना साथ में शुरू हो जाएगा. सो यू विल टिक द बॉक्स ऑफ एक्सपोर्ट्स, यू विल टिक द बॉक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यू विल टिक द बॉक्स ऑफ प्रोडक्टिविटी एज वेल. सो दिस इज रियली द थिंग टू डू if Pakistan wants to, you know, upgrade their the entire economy. मसला सिर्फ ये है, थोड़ा सा मसला जो है ना वो ये है कि during COVID this whole global value chain का जो concept है वो थोड़ा सा disrupt हो गया, right? Because countries were so reliant on each other कि मुझे छोटा सा part मेरा वियतनाम से आता है, दूसरा part, you know, maybe ताइवान से आता है, एक part इंडोनेशिया से आता है, और like मुझे एक डब्बा बनाना है and I can't make that डब्बा because एक जगह कहीं लॉकडाउन लगा हुआ है, कहीं नहीं लॉकडाउन लगा हुआ. सो ये ट्रेड इश्यूज जो है ना, उसकी वजह से अब एक और किस्म की इन्वेस्टमेंट्स थोड़ी पॉपुलर इस साल होनी शुरू हो जाएंगी, which are called resilience seeking FDI, right? अब इसका मतलब ये होगा कि now basically, and this is not confirmed, ये मैं conjecture, this is just me hypothesizing, I'm reading a few reports here and there, is कि अब कंट्रीज क्या चाहेंगे कि अपनी वैल्यू चेन जो है, पूरी सप्लाई चेन जो है, वो आइदर कीप इट रियली क्लोज और कीप इट इन हाउस, ठीक है, ताकि आपको दूसरे कंट्रीज में सो डी ग्लोबलाइजेशन हो सकता है शुरू हो जाए, वेयर पीपल थिंक अच्छा ये ट्रेड का बहुत मतलब चर्चा लगा हुआ था, we've had enough of this, and you've seen some US China tensions जैसे आपने देखी, जो कि फिर थोड़ी सी डिप हुई थी चाइना की, लेकिन वो एक्सपोर्ट्स वापस कोविड में बढ़ गई because China was the only country that was really open throughout. तो अभी कंफ्यूजन है थोड़ी बहुत. सो पाकिस्तान नीड्स टू मूव फास्ट के आइदर स्टार्ट अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ एफिशिएंसी सीकिंग इन्वेस्टमेंट्स, या फिर वो बेचना शुरू कर दें कि पाकिस्तान हैज अ लॉट ऑफ वर्टिकली इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज, आपका सारा काम जो है इधर ही हो जाएगा, यू वुडंट नीड टू गो टू अ लॉट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, bring stuff to Pakistan, you know, bring your manufacturing base to Pakistan. Maybe there is something along those lines that can start happening, लेकिन ये रीशोरिंग जो है थोड़ी बहुत इसमें देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान अपना पार्ट कैसे प्ले कर सकता है in this new global order.
So ये आप चेक कर सकते हैं कि मैंने जब एंटी डाइवर्सिफिकेशन बायस की बात की तो फैज वाज ऑटोमेटिकली लाइक कितने मुश्किल अल्फाज यूज कर रहा है. अभी कंजेक्चर और हाइपोथेसाइजिंग जब बंदा यूज कर रहा होता है तब उसको ये प्रॉब्लम नहीं हो रही थी. So खैर, but having said that, I think this is the ये जो last summary का paragraph दिया है, despite this being a paragraph that was laden with Fair's favorite words like efficiency seeking FDIs, right, and increases in productivity, जो कि ये मतलब he's beautifully summarized it कि यार ये है, ये this is the popular theory, this is some of the changes because ये कोई पैंडेमिक कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप और मैं सिर्फ 3 महीने के लिए कोई लॉकडाउन में घर में बंद हुए थे. This changed a lot of the way that the world thought about many things. So ये जो न्यू ग्लोबल ऑर्डर है इसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगी regardless, right? So these are prevailing theories and they're usually tested and it takes years and years and years of data and economist thinking to move forward with these new approaches, and it will shift. But पाकिस्तान का जो previous मसला आ रहा है और जो आने वाला मसला नहीं होगा, if we don't act on it, if we don't have countries coming in, if we don't have these जो बेसिक्स हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, जो आपके इंडिकेटर्स हैं, those don't improve. Investment in education doesn't happen, vocational training doesn't happen, skill enhancement doesn't happen, pro-trade policies don't happen, all of the, and if you don't have clear sense of policy, regardless of whether the world moves here or there, आप फंसेंगे और आप वैसे ही फंसे रहेंगे जो आप पहले फंसे रहते थे. So that these are some of the things that obviously we need to understand कि यहाँ चीजों में रुकावट आई हुई है. Great episode, Faiz, again with you. I think we've been mindful of time as well. We've kept it time. This was a very dense episode. Isko please jaake sunega, do your own research as well. Learn more about the world, read more about the world and how the world is changing and how we as Pakistan need to adopt some of those policies, need to really make this a country that is welcoming to more investments and hopefully to better quality of life and job creation. So until next time, hopefully with these 2 episodes, we are done with a good amount of content on trade and tijarat. Until next time, Allah Hafiz.